तो जो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, 11th की केमिस्ट्री का, स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो जो स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या चीज़ होती है स्टोकियोमेट्री और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 + O2 reacts to form CO2 + water। ठीक है, ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। तो इस रिएक्शन के लिए मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले हमें, और ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इसका वॉल्यूम है और इन सब के अंदर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मोल्स के अंदर, मास के अंदर, सभी चीज़ों के अंदर हम देखेंगे और इससे न्यूमेरिकल्स निकाल सकेंगे। तो जैसे ये जो हमारी रिएक्शन है, इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है कि कार्बन का एक है एटम, यहाँ कार्बन का एक एटम है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यानी कि कम है। तो हमने पिछली बार एक नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन जो है उसमें रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जितना भी मास है वो पहले और बाद में दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो यहाँ फॉलो नहीं होता। इसलिए हमें इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन हमारे हो गए 2 और 2 4, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारी कैसी रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें क्या पता चलता है, क्या दिखाती है रिएक्शन हमें, कि जैसे एक जो मीथेन है उसका ये कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या है 1, और ये क्या है 2, ये 1 और ये 2, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। जो 1 लिखा हुआ है यानी 1 मोल प्रेजेंट है या 2 मोल्स इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है हमें बताती है कि किसके कितने मोल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें बता रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमें पता चला इस रिएक्शन पे। इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है, क्योंकि जो मीथेन है ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, हम ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे वर्ड्स में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लिखना हो। ठीक है, यहाँ अगर हमें, क्योंकि जो गैसेस, ये जो मीथेन है ये गैस होती है बच्चों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इसके से वाटर जो प्रोड्यूस होता है वो भी गैसेस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो हम इसको गैसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं गैसेस फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल जो है तुम्हें बता रखा है पहले कि जो 1 मोल है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है एसटीपी के। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका 1 का मतलब क्या है, 1 × 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब बताया था स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे ही 2 मोल्स दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है 2 × 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। ऐसे ही बच्चों ये हमें पता चलेगा, इसका मतलब 1 है तो इसका मतलब क्या है 1 × 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, और वाटर का मतलब क्या है 2 × 22.4 लीटर्स ऑफ वाटर एट एसटीपी। यानी इन सब में रिलेशन है, हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो है मीथेन का किसके इक्वल हो सकता है 22.4 लीटर्स ऑफ
मीथेन हो सकता है एसटीपी। ठीक है, यानी कि अगर हमने मोल्स के टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे लिख दिया, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखना ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर हम लिखना चाहिए वॉल्यूम के टर्म्स में है, वॉल्यूम के टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मोल्स के टर्म्स में था और ये हमारा मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। इसके अलावा इसको हम मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मास का मतलब क्या है कि इसका हम मास निकाल सकते हैं, कि क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 12 और 4 16, हम लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन, प्लस लिख सकते हैं बच्चों 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम, तो 1 मोल दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें वाटर का होता है 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि इसमें अगर हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके देखें तो देखो ये कितना हो गया हमारा 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 होगा। ऐसे यहाँ पे 6 और 4 10 और 4 3 7 और 1 8, यानी 80 ग्राम हमारे रिएक्शन होने से पहले मास था और 80 ग्राम हमारे रिएक्शन होने के बाद में मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और बच्चों इन सब के अंदर रिलेशन है, मतलब जो हमारा काम आएगा न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने में, जहां पर हम देखेंगे अगर 1 मोल दे रखा है तो हम 1 मोल को 22.4 लीटर्स के इक्वल कर सकते हैं अगर हमारे गैस है तो। और अगर 1 मोल को हम मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हम इस फॉर्मूले को, मतलब इस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें मैं पहले बताया था फॉर्मूले मोल्स निकालने की, यही फॉर्मूले इसके अंदर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमारा पहला हुआ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें दे रखा वॉल्यूम तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दे रखा हो तो हम क्या करेंगे गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ये भी लिख सकते हैं। या हमें निकालना नंबर के टर्म्स में अगर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.023 × 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो तीनों फॉर्मूले बच्चों मोल्स निकालने के लिए है ये, वो कब कब यूज होते हैं अगर हमें मास दे रखा हो तब तो हम गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देंगे। अगर हमें मास नहीं दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है तो जो भी वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, 20.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है एसटीपी। कोई भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है या मीथेन हो सकती है और भी कोई हो सकती है। ऐसे अगर हमें मोल्स निकालना नंबर की टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आगे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा वो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ लिक्विड। यानी कि हमें क्या करना है, रिएक्शन क्या कह रही है रिएक्शन कि हमें वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करना है कब, जबकि कंबशन क्या, कंबशन का मतलब क्या होता है जलाना, कि जब मीथेन को जलाया गया हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उससे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। अमाउंट का मतलब क्या है, इसका मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीथेन, मीथेन का कंबशन, कंबशन का मतलब इसका दहन किया जाता है, इसको जलाया जाता है। तो क्या होता है जो इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको बर्न किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एक वाटर प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करके हाई बैलेंस करके देखें। उसके बाद हमें दे रखा है इसके अंदर 16 ग्राम मीथेन को हमने बर्न किया, 16 ग्राम मीथेन को बर्न किया तो उससे हमें इसका हमें दे रखा है 16 ग्राम और इसका हमें वाटर का जो मास है ये हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको मोल कंसेप्ट की फॉर्म में निकालते हैं। पहले जो हमारा जो मास है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का, क्योंकि मोलर कंसेप्ट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटम मोलर मास।
तो गिवन मास बच्चों हमारा कितना हो गया, 16 ग्राम दे रखा है, और ऑक्सीजन का होता में कितना है 16 ग्राम, 12 और 4 16, यानी कि हमारा निकल गया 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल हमारा, इसका मतलब क्या है कि यूज वह है कि 16 ग्राम के अंदर 1 मोल इसका है। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे ही अगर इसका 1 मोल हमने निकाला है, 16 ग्राम के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, तो 1 मोल अगर हमारे पास मीथेन है तो उससे बच्चों जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। तो 2 मोल्स दे रखे, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका मास निकालना है। कि मास हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मास निकालना है तो क्या होगा, मोल्स को मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये 1 हमारा जो मोल्स आगे, इसके अंदर मोल्स हमें कितने दे रखे हैं वाटर के, 2 दे रखे हैं, और इसका मोलर मास कितना होता है 18, यानी कितना आ गया 36 ग्राम हमारा वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर प्रोड्यूस्ड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। ऐसे ही हमें ये पूछ रखा है कि हमें मीथेन का कंबशन किया जाएगा। सेम रिएक्शन है कि मीथेन का जब हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और इसमें ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसको नोट कर लेते हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये है 22 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये बता रखा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, कि मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, यानी कि इसके मोल्स हमसे पूछे गए मीथेन के कब, जबकि आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कि जिससे कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, उसके लिए हमें इसके कितने मोल्स चाहिए। तो देखो बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले हमें लिखनी है, उसके बाद जो भी चीज़ गिवन है उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास कितना है 22, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, कार्बन का कितना होता है 12 और 16 दूनी 32, ये हमारे पास हो गया 44। तो 44 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी आ गया 0.5 मोल्स, आधा मोल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमें दे रखा है, यानी कि 22 ग्राम के अंदर 0.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें जो दे रखे इसके 0.5 मोल्स है, अगर इसका 0.5 मोल्स है तो इसके भी कितने होंगे 0.5 मोल्स होंगे। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, जो स्टोइकियोमेट्री है, वो हमें यही सिखाती है कि अगर इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल यूज हो रहे हैं, उनको मिला के बन रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस। तो बच्चों अगर इसका 0.5 मोल्स हमने निकाल लिए तो इसके भी कितने मोल्स होंगे, अंडरस्टूड है, मोल्स कितने होंगे 0.5 मोल्स होंगे। इस तरह से हम स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस को कैलकुलेट करें। तो बच्चों आगे हम कैलकुलेशंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के ऊपर ही, और उसमें एक टॉपिक आता हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट में बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो जैसे कि डेफिनेशन बता रखी है मैंने कि द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंटिंग लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड का मतलब क्या होगा, लिमिट्स में प्रेजेंट हो, यानी कि कम प्रेजेंट हो, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएजेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा यानी कि यूज नहीं होगा पूरा का पूरा, उसको हम बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट में होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास कम से कम 2 रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है। एक कम से कम 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए, जिसमें से एक कम प्रेजेंट होगा अगर, तो उसको हम बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ज़्यादा कोई होगा तो उसको बोल देंगे एक्सेस रिएजेंट। अब मेन बात ये आती है कि जरूरी नहीं है कि जितना रिएक्शन में रिक्वायर्ड है उतना ही इनका अमाउंट हमें दिया गया हो सकता है उतना दे भी रखा हो, या हो सकता है उसे कम भी दे रखा हो, एक कम दे रखा है थोड़ा ज़्यादा दे रखा हो, तो उनमें से हमें चूज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है कि सपोज हमें जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रही है, हमें एक
मोल हमें ए है, 1 मोल हमें बी का दे रखा है, 1 मोल सी और 1 मोल हमें डी का दिया बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों अगर हमें इसका 1 मोल चाहिए और इसका भी 1 मोल चाहिए, सपोज करो हमें इसका 0.5 मोल दे रखे हैं, गिवन हमें 0.5 मोल्स बी के और 1 मोल हमें दे रखा है ए का दे रखे हैं। ये बी के इतने दे रखे हैं, ए के इतने दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि सी कितने अमाउंट में बनेगा या डी कितने अमाउंट में बनेगा। तो सी का यानी प्रोडक्ट का जो बनना है वो इन दोनों रिएक्टेंट में से उस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट अगर होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल ही चाहिए, लेकिन अगर हमें इसके मोल्स कम दे रखे हैं तो इसका मतलब इसके भी उतने ही मोल्स यूज होंगे। अगर इसका 1 था तो इसका 1 यूज हो रहा था। अगर सपोज करो इसके 0.5 मोल्स दे रखे हैं तो इसके भी 0.5 मोल्स ही यूज होंगे। बेशक से ये ज्यादा दे रखा हो तो जो जितना ज्यादा दे रखा है वो बच जाएगा, लेकिन इसका सिर्फ 0.5 मोल्स यूज होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें B क्या है, इसमें B एक लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो हमारा पूरा यूज होगा। और कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं N2 + 3H2। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया पहले ही कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं और इससे 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें मतलब रिक्वायर्ड है, इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है कि हमें इसका 1 मोल चाहिए, इसके 3 मोल्स चाहिए, तो हमारे इसके 2 मोल्स बनेंगे। सपोज करो हमें इसके 6 मोल्स दे रखे, गिवन है कोई रिएक्शन है उसके अंदर तुम्हें दे रखे हाइड्रोजन के कितने मोल्स, 6 मोल्स, और सपोज करो इसका हमें कितने मोल दे रखे हैं, 1 मोल ही दे रखे। ठीक है, अगर इसके 1 मोल दे रखे हैं, उसके 3 मोल्स दे रखे हैं, तो क्योंकि इसके 6 मोल्स, इसके 3 मोल्स के लिए इसके 1 मोल की रिक्वायरमेंट थी, तो 6 मोल्स के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की। 6 मोल्स के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, लेकिन हमें दे कितना रखा है, सिर्फ 1 मोल दे रखा है, तो सिर्फ इसका 1 ही मोल यूज होगा बच्चों। यानी कि जो उसमें कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है, चाहिए तो हमें ज्यादा जितना भी चाहिए, मतलब हमें इसके 3 मोल्स के लिए, अगर इसके 3 मोल्स है तो इसका 1 मोल हमें चाहिए था, लेकिन अब हमें सिर्फ इसका 1 ही मोल दे रखे हैं, इसके मोल्स ज्यादा दे रखे हैं। ज्यादा दे रखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये क्या करना है कि जो हमारे जरूरत की जितनी चीज है, हमारे इसका हमें 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, ये 1 मोल दे रखा है, तो इसके 3 मोल्स ही चाहिए। इसके बाकी जो 3 मोल्स होंगे वो क्या होंगे, बच जाएंगे। यानी कि इसके अंदर ये कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, और इसमें से जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमें गिवन है वो कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और इसके ऊपर ही हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करेगी कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी अमोनिया कितना बना है, वो किस पर डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट है, जो कम अमाउंट में चीज प्रेजेंट होगी उसके ऊपर ही हमारी जो रिएक्शन है यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी। इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 1.23 जैसे तुम्हें दे रखा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछ रखा है, हमें कोई रिएक्शन दे रखी है A + B2 और ये हमारा बन रहा है AB2, और इस केस में हमें 300 एटम्स दे रखे हैं, 300 एटम्स इसके दे रखे हैं, और हमें दे रखे हैं 200 मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं, 200 मॉलिक्यूल्स B के, और ये पूछ रखा है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसके 300 एटम, मतलब इसका जो रिएक्शन हमारी स्टोइकियोमेट्री जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 एटम, ये एटम है, एटम से मिलकर ये क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। यानी कि एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट करता है, और जिससे कि हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है AB2। ठीक है, तो अब हमें इसके 300 एटम्स दे रखे हैं, और इसके लिए इसकी भी कितनी जरूरत थी, 300 मॉलिक्यूल्स की ही जरूरत थी, क्योंकि एक के लिए एक ही जरूरत थी, तो 300 के लिए 300 की जरूरत होगी, लेकिन ये हमें कम दे रखे हैं। तो जो कम दे रखा होगा, यानी कि इसके अंदर तुमसे पूछ रखे हैं रिएक्शन के अंदर, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, LR, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा B2 हो जाएगा। इस तरह से हमें छांटता है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वो 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B। सेकंड है 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B।
तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है कि इसमें इन दोनों में से हमें देखना है, ये जो A है उसके 2 मोल्स दे रखे हैं और B2 के कितने दे रखे हैं, 3 मोल्स दे रखे हैं। अब हमें इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि इसके 2 मोल्स अगर हैं तो इसके 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि A के साथ 1 की जरूरत पड़ रही थी, तो 2 मोल है तो 2 के साथ 2 की ही जरूरत पड़नी थी। लेकिन हमें अब इसके फालतू दे रखे हैं, इसके 3 दे रखे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे बच जाएगा। तो सेकंड केस में हमारे ये क्या होगा, ये हमारा LR होगा। तो मैं छांटना है इसमें से कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, तीसरी इसी का पार्ट बता रखा है। 100 एटम्स हमें दे रखे हैं A के, 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ये हमें दे रखे हैं और ये पूछ रखा है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा बच्चों। तो क्योंकि इसके एक मोल के लिए एक की जरूरत थी, अगर 100 एटम्स है तो 100 के लिए 100 मॉलिक्यूल्स की ही जरूरत थी, और हमें गिवन भी इतना ही। अगर दोनों चीजें इतने दे रखी हैं तो क्या होगा बच्चों, हमारी इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों के दोनों पूरे यूज हो जाएंगे और इसमें से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट नहीं, तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें भी दे रखा है 5 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B। ठीक है, इन दोनों में से भी छांटना है। अब वो भी हमें पता है कि इसके 1 मोल के साथ A की जरूरत है, तो 5 मोल्स के साथ 5.5 मोल्स की B2 की जरूरत होगी, लेकिन हमें कम दे रखी, तो जो चीज कम दे रखी होगी वही हमारा, यानी कि इस केस में जो B2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2.5 मोल्स ऑफ A, 2.5 मोल्स ऑफ A एंड प्लस दे रखा है 5 मोल्स ऑफ B, 5 मोल ऑफ B। तो अब भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक के लिए एक की जरूरत थी, 2.5 के लिए 2.5 ही हमें B की जरूरत थी, लेकिन हमें ज़्यादा दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा, और जो हमें कम अमाउंट पे प्रेजेंट है यानी कि इस केस में ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि 2 रिएजेंट हैं हमारे पास, और उन दोनों में से एक के ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे डिपेंड करेगी। तो जो भी एक होगा जो कि कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो हमारा पूरे का पूरा यूज हो जाएगा, तो वो उसको बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जो दूसरा रिएजेंट होगा जो कि बच जाएगा, फालतू बच जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट।